डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बहादुर है और मैं बिहार के दरभंगा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक मजदूर हूँ। भले ही मैंने बीए की हुई है लेकिन मैं मजदूरी करता हूँ क्योंकि बाकी जितने भी काम मिल रहे हैं उनमें मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे। मजदूरी में मैं ज़्यादा पैसे कमा पाता हूँ। मुझे पता है मजदूर बनकर आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते और हर कोई मुझे ताना मारता है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। लेकिन जिंदगी की जो मजबूरियां होती हैं ना, वो आपको फंसा डालती हैं ऐसी जगहों पर जहां आप जाना नहीं चाहते। मेरी एक बहन है जो मुझसे 3 साल बड़ी है और उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। उसी के लिए पैसे तो जोड़ रहा हूं मैं। अपनी जिंदगी के बारे में मैंने बचपन में भी कभी नहीं सोचा था, आज भी कभी नहीं सोच रहा। एक बार अपनी बहन की अच्छे से शादी कर दूं, फिर अपने बारे में भी सोच लूंगा। याद है मुझे, बचपन से ही मैंने अपनी बहन को रोते हुए ही देखा है। जब उसका जन्म हुआ था, मेरी माँ बताती है, मेरे पिता को मेरी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तो एक बेटा चाहते थे, लेकिन उनके घर में बेटी का जन्म हुआ था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा करते थे। बचपन से ही उन्हें मेरी बहन से बिल्कुल लगाव नहीं था और उनकी शराब पीने की लत तो मेरी माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो मेरी माँ को पीटा करते थे। इस तरह मेरी माँ भी कुछ कर नहीं पाती थी। वो काम भी बहुत कम किया करते थे। मेरी माँ को लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करना पड़ता था। आज भी मेरे पिता की वो शराब की लत उनसे जैसे चिपकी हुई है। अब तो वो घर में पड़े रहते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते। जब मैं छोटा था, मैं देखा करता था किस तरह मेरी बहन बाकी लड़कियों के अच्छे अच्छे कपड़े देखती है, किस तरह वो उनकी और चीज़ें देखती है और खुद को संभाल लेती है कि उसे ये सब कभी नहीं मिलेगा। मेरे पिता मुझे पैसे दिया करते थे, भले ही थोड़े बहुत सही। वो कहा करते थे कुछ अच्छा सा खाओ। उन्हें बेटे से प्यार था और मुझे अपनी बहन से। मुझे जो भी पैसे मिलते, भले ही मेरे पिता से, मेरी माँ से या कोई रिश्तेदार जब घर आया होता, 1-2 रुपए देकर जाता, मैं अपनी बहन को दे दिया करता था। कभी कभी बुढ़ी के बाल मैं अपनी बहन के लिए लाया करता था और वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। कुछ पैसे जोड़कर मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं लेता था, हमेशा अपनी बहन के लिए लेता था। और यकीन कीजिए, जब कोई चीज़ आप अपने लिए खरीदते हैं तो वो खुशी नहीं मिलती। जब अपनों के लिए खरीदते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान अंदर बहुत खुशी भर देती है। इस तरह ये खुशी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी और मैं हमेशा अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। जब मेरी उम्र नहीं थी काम करने की, मैं तब भी मजदूरी का काम किया करता था। जो पैसे मिलते उससे अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता। उसकी पढ़ाई का खर्च भी मैंने ही उठाया था। मेरी माँ भी खुश थी कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरी बहन की उम्र बढ़ती गई, हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में घिरते गए। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी और जितने भी रिश्ते आ रहे थे, हम तो बहुत ज़्यादा गरीब थे और यहाँ कुछ लोग दहेज बहुत ज़्यादा मांगते हैं। वहाँ तो बस सर झुकाना पड़ता, हमें कुछ नहीं कर पाते हम। अब मेरी बहन जिस कॉलेज में जाती थी, वहाँ एक लड़का था जो मेरी बहन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो खुद आया था रिश्ता लेकर, जिसके बाद दोनों की बात भी बन गई। मेरी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और मेरी बहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन उन्होंने कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन यहाँ रीति रिवाज है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और जब वो कहने लगे थे कि हम कुछ लेंगे नहीं, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे, हमारे 500 लोग शादी में आएंगे, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये कैसे कर पाएंगे? मेरी बहन की चेहरे की मुस्कुराहट मुझे मना करने नहीं दे रही थी। मैंने हामी भर दी, कोई बात नहीं बहना, मैं देख लूँगा, मैं खुद ही देख लूँगा। और उसके ससुराल वालों ने एक खास शर्त रखी थी
ये ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं थी, बस हमारे लिए ज़्यादा बड़ी थी। उन्होंने कहा था शादी तो अच्छी तरह से होगी, इतने ज़्यादा लोग आएंगे, आपको एक काम करना होगा, शादी में पनीर के पकौड़े रखने होंगे। अब पनीर का नाम सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी थी। जिस तरह से आम लोगों के लिए सोना सबसे महंगी चीज़ होती है ना, कोई भी सोना खरीद नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं, तब आप कुछ छोटी मोटी सोने की चीज़ खरीद पाते हैं। गरीबों के लिए पनीर भी उसी तरह से होता है। आप बाकी सब्जियां खरीद पाते हैं, लेकिन पनीर खरीदने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और शादी में 500 लोग आएंगे, हमारी तरफ से भी बहुत लोग आएंगे, पनीर के पकौड़े लगेंगे भी बहुत ज़्यादा। इतना पनीर कहाँ से लाऊंगा मैं? कौन सी खादान में खोद कर पनीर निकालूंगा? मैं समझ नहीं पा रहा था। इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। मुझे रात को सोने के बाद सपने भी पकौड़े के आ रहे थे। बड़ा सा जानवर वो पकौड़े का बना हुआ था, पनीर के पकौड़े का, और बार बार हंसता हुआ कह रहा था, मैं तेरी बहन की शादी होने नहीं दूंगा। हंस हंस कर कह रहा था। सुबह मुझे खुद पर हंसी आई। कितनी बेवकूफ़ी भरा वो सपना था। पकौड़ा कह रहा था, लेकिन वो सपना नहीं, एक तरह से सच्चाई ही थी। ये पनीर के पकौड़े मेरी बहन की शादी बर्बाद कर सकते थे। मैंने सोचा मैं अब ढूंढता हूँ कुछ लोगों को जो इस शादी में मुझे कुछ दान दे पाएँ, जिससे मैं अपनी बहन की शादी कर पाऊँ। लेकिन जब मैंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया ना कि धूमधाम से शादी कितने पैसे में होगी, उन पैसों के बारे में सुनते ही मुझे लगा मेरी बहन की शादी नहीं होगी। इसमें 4 से 5 लाख लग जाएंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास 1 लाख रुपए थे जो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। बाकी के 4 लाख कहाँ से लेकर आऊँगा? कहाँ से ढूंढूं एक इतना अमीर आदमी जो इतना बड़ा दान दे दे? जान पहचान वाले गाँव के मुखिया, जितने भी गाँव थे, सबके मुखिया से मैं बात करने लगा था। हर कोई 2000-3000 देने को तैयार था, लेकिन उससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा था। बाकी यहाँ सभी लोग गरीब तो हैं, कुछ 50 रुपए, कुछ 100 रुपए दे रहे थे। इससे इतने ज़्यादा पैसे तो बनने वाले नहीं थे। अब मुझे लगने लगा मेरी बहन की शादी हो ही नहीं सकती। उसका प्यार, वो तो मेरे होने वाले जीजा जी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और अपने सपने संजोने लगी थी कि जल्द ही उनकी शादी होगी। और उनकी शादी पनीर के पकौड़ों के कारण टूट जाएगी, मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं कोशिश करने लगा। जितने जान पहचान वाले, मैं उनको कहने लगा था, बताओ मैं क्या करूं जिससे मैं इतने पैसे कमा लूं। उसके बाद सबसे अमीर आदमी जिसे मैं जानता था, उनके घर में मैंने मजदूरी का काम किया था, उनकी दीवार को ठीक किया था, और वो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं सीधा उसके पास गया और पूरी की पूरी बात बता दी। उसके बाद वो कहने लगा, मैं इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे जितने पैसे भी हैं वो किसी न किसी काम में फंसे हुए हैं। एक बड़ी फैक्ट्री मैं जंगल में लगाने वाला हूँ, वहाँ का काम भी बहुत ज़्यादा अड़ा पड़ा है, मैं समझ नहीं पा रहा। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा, कोई काम तो दे दीजिए, मुश्किल से मुश्किल काम, मैं वो करने को तैयार हूँ। वो काम मैं कर दूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दे देना। मेरी बहन की शादी टूटने मत दीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए ना। तब ठाकुर साहब बहुत समय तक सोचते रहे और उसके बाद कहने लगे, एक काम तो है, लेकिन जिंदगी जोखिम में आ सकती है तुम्हारी। मैंने कहा, बताइए, जो कहना चाहते हैं आप कहिए। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ से काफ़ी दूर जंगल में एक ज़मीन खरीदी है। अब वहाँ पर वो फैक्ट्री लगाने वाले थे, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर भेजे ना, कहते हैं कि वहाँ पर कोई पिशाच रहता है, कोई कहता है वहाँ छलावा रहता है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कुछ लोगों को मारने की कोशिश करता है। 70 से 80 साल पहले से वो वहाँ पर रह रहा है और किसी को जाने नहीं देता। मैंने गलती से वो ज़मीन खरीद ली। अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ज़मीन मैं छोड़ नहीं सकता, फैक्ट्री में बना नहीं पा रहा हूँ। उस भूत को भगाने वाला कोई मिल नहीं रहा है। मैं क्या करूँ? आखिर मैं कैसे उस ज़मीन में फंसे हुए पैसे निकालूँ? अगर तुम उस भूत को वहाँ से भगा दो, उस ज़मीन को खाली करवा दो और वहाँ लोगों को काम पर लगवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बहन की शादी का सारा खर्च उठाऊंगा।
तुम 4 लाख की बात कर रहे हो, मैं 6 लाख देने को तैयार हूँ। दहेज में मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानूंगा और अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो उसे गिफ्ट देने की भी कोशिश करूँगा। बस उस ज़मीन से उस पिशाच को भगाने की कोशिश करनी है तुम्हें। जीत पाए तो बहन की शादी होगी। बस अपना ख्याल रखना, ये कोई साधारण भूत नहीं है। वहाँ मजबूरी में खड़ा था मैं, और यकीन मानिए मजबूरी किसी पिशाच से भी ज़्यादा डरावनी होती है। आप किसी पिशाच से लड़ने को तैयार तक हो जाते हैं। मैंने भी हामी भर दी थी। उसके बाद वो शाम मैं सोचता रहा था। मेरी बहन बहुत खुश थी। जैसे ही मेरे सामने आती मैं मुस्कुरा देता। वो मुझसे पूछती, कौन कौन सा इंतज़ाम हो गया? वो तुमने वो डीजे सिस्टम लगवाना था, उसका भी काम हो जाएगा ना? वो कह रहे थे कि वहाँ सब आकर नाचेंगे, बहुत ज़्यादा धूमधाम मचाएंगे, उसका इंतज़ाम तो हो जाएगा ना? चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम कोई और चीज़ कर लेंगे, सस्ती वाली हो तो जाएगी ना। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को कहा था, तू डरती क्यों है? मैं कर दूंगा, तू बस अपने कमरे में जा और वहाँ जाकर सपने ले अपनी शादी के। क्या क्या होगा, जो जो अच्छा होगा मैं सब कुछ करने वाला हूँ। मेरी बहन तो मेरे कमरे से चली गई थी। बेड पर लेटा हुआ मैं रोए जा रहा था। मुझे लग रहा था हो सकता है मेरी बहन की शादी तो हो जाए, मैं उस शादी में मौजूद ना रहूं, मैं जिंदा ही ना रहूं। अब मैं एक नए इलाके में जाने वाला था। मैंने अपने बहन को कह दिया था, एक बड़ा काम मिला है, 5-7 दिन मैं वहीं पर लगा कर आऊँगा। मेरे घर वाले मान गए थे। सारा सामान लेकर मैं उस इलाके की तरफ निकल पड़ा था। ये नए गांव थे, ये नए लोग थे जिनसे मैं मिलने वाला था और उसके बाद जंगल में जाने वाला था। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताना मैं भूल ही गया। जब भी किसी नई जगह पर मैं जाता हूँ ना, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसका कारण है मेरी एक बीमारी। मुझे चमड़ी की बीमारी विटिलिगो है। जिन्हें नहीं पता विटिलिगो क्या होता है, इसमें जो शरीर की चमड़ी होती है ना, उसका रंग उड़ना शुरू हो जाता है। सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, चमड़ी भी सफ़ेद हो जाती है और आप ऐसे लगने लगते हैं जैसे विदेश से आए हों। मुझे भी वो बीमारी थी। शरीर लगभग सफ़ेद होने की कगार पर ही पहुंच गया था। बालों को तो मैं काले रंग से रंग लिया करता था, लेकिन मेरी चमड़ी पूरी तरह से सफ़ेद थी। कुछ लोग मुझे बहुत हैंडसम कहा करते थे, क्योंकि अब ये सफ़ेद धब्बे नहीं बचे थे, चमड़ी ही सफ़ेद हो चुकी थी। मैं अंग्रेज़ों जैसा दिखता था। नई जगह जाता लोग तस्वीरें खिंचाते कि कोई विदेशी आया है, अंग्रेज़ आया है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते। जब मैं बिहारी में उनसे बात करता, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे ये अंग्रेज़ तो बिहारी में बात करता है। फिर मैं कहता मुझे बीमारी है और वो फ़ोटो नहीं खींचते, गालियाँ देकर भाग जाते। अब यहाँ पर भी जब मैं इस गांव में आया था, बच्चे मेरे पीछे पीछे भागे जा रहे और उसके बाद मैं गांव के मुखिया को मिला। उन्हें सब कुछ बता दिया कि मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है। यहाँ वो फैक्ट्री लगाने वाले हैं जंगल के बीच की वो ज़मीन में जो नदी के पास पड़ती है। उन्होंने भी मुझे कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब को बताया तो है, वहाँ से लोग भाग क्यों रहे हैं? शहर से कई मजदूर आए थे, कई लोग आए थे वहाँ चारदीवारी करने के लिए, वहाँ फैक्ट्री के कुछ अंश लगाने के लिए। सब डर कर भागे हैं, क्योंकि वहाँ कई गाँवों के खंडहर हैं और एक पिशाच भी वहाँ रहता है जो बताता है कि यहाँ से चले जाओ। जो नहीं जाता उन पर हमला करता है भयानक तरीके से, और ये सच्चाई है। मैंने कहा, क्या सच में ये पिशाच भूत होते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखे। उसने कहा, हाँ हाँ होते तो हैं, लेकिन जो देखते हैं वो देखने लायक नहीं रहते। भगवान करे कि तुम्हें भी वो पिशाच ना मिले, खुद ही भाग चुका हो। मैंने कहा, मुझे तो वहाँ पर जाना होगा। उन्होंने कहा, इस गांव से और बाहर से कोई भी वहाँ जा नहीं पाता, हम तो बहुत डरते हैं। तुम्हें भी कह रहे हैं, छोड़ दो ये जिद। तुम्हारी बहन की शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, फिर क्या करोगे? मैंने कहा, कोशिश तो करूँगा, बहन की शादी के लिए कोशिश तो करूँगा। मैं उस दोपहर वहीं पर सोया था और रात को 2 सपने आए थे। एक तरफ वो दानव जो पनीर के पकौड़े का बना हुआ था, एक तरफ अजीब सा पिशाच। वो मुझको कह रहे थे, आजा आजा, तेरी मौत हमारे हाथों ही होगी। डर कर दोपहर को मैं उठा था।
थका हुआ था और इस सपने ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। शाम को भी मैं उनसे बातें करता रहा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया था। चार दीवारी करने के लिए लंबी लंबी तार लेकर आया था। छोटा मोटा काम तो करूँगा। उससे ठाकुर साहब ने कहा था, अगर तुम उस पिशाच को भगा भी नहीं पाए तो जितना काम करोगे उसके तिगुने पैसे तुम्हें मिलेंगे। अगर मैं 5 दिनों तक यहाँ पर भी रहा तो 50,000 वैसे भी कमा पाऊँगा। ज़्यादा काम करूँगा तो 1 लाख तक कमा पाऊँगा। मुझे लगा था अगर मैं उस पिशाच को ना भी भगा पाया, ये वाला काम मैंने कर दिया ना, इससे भी मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊँगा। कुछ मदद ही हो जाएगी, बाकी पैसे इधर उधर से मिल जाएंगे, करीब तो पहुँच पाऊँगा ना। इस तरह मैं उस शाम तैयारी करके निकल पड़ा था जंगल के अंदर की ओर। मेरे पास काफ़ी सामान था। बड़ा सा बैग कंधे पर टांगे हुए, टांगे मेरी मुड़ रही थी, उनका वज़न ही इतना ज़्यादा था। जंगल के अंदर की तरफ बढ़ता बढ़ता उस पिशाच की जानकारी दिमाग में घूम रही थी और 12 बजे के करीब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा। ये एक गांव जैसा लग रहा था। तंबू से लगा रखे थे, झाड़ियों से बने हुए, तनों से बने हुए, लकड़ी से बने हुए। पास में आग जलाकर कुछ लोग बैठे हुए, कुछ सोए हुए। जैसे ही मैं उनके करीब से निकलने वाला था, उन्होंने अपने भाले तीर कमान उठाए और मेरी तरफ देखने लगे। वो मुझे कह रहे थे, तुम वही हो, तुम्हें मरना होगा। मुझे देखकर वो मारने की कोशिश करने वाले थे और मैं बिहारी में बोल पड़ा, रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मुझे मत मारो। मेरी बिहारी सुनने के बाद वो कहने लगे, कौन हो तुम? फिर उन्हें मैंने सब कुछ बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने के लिए जा रहा हूँ। वो मुझे कह रहे थे, मत जाओ वहाँ पर, वहाँ एक छलावा रहता है। कहते हैं वो रूप बदलता है, डराता है, मारने की कोशिश करता है और कई लोगों को मार भी चुका है। 70 से 80 साल पहले की कहानियां सुनानी शुरू कर दी उन्होंने। अंग्रेज़ों की टोली अंदर की तरफ गई थी लगभग 80 साल पहले। वो 150 थे, कोई बच नहीं पाया था। 150 की लाशें बाहर निकाली गई थी और सब अजीब तरह से मरे थे। उसके बाद भी कई बार अंग्रेज़ वहाँ अंदर आकर किसी खजाने को ढूंढने की बात करते, कोई पुरानी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते, मारे जाते। वहाँ उन्होंने 150 साल पुरानी कहानियाँ भी बताई। कहते हैं 150 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ करता था। तब वहाँ कोई छलावा नहीं बल्कि डायनों का झुंड हुआ करता था। नई नई कहानियाँ। डायन है, पिशाच है या छलावा है, मैं समझ नहीं पा रहा था। इन कबीले वालों का कहना था कि वो एक छलावा ही है, जबकि उस गांव वालों का कहना था वो एक पिशाच है। इसके बाद मुझे लगा आगे तो बढ़ना होगा। उन्होंने बताया आगे एक और कबीला मिलेगा, मुझे लाल रंग की टोपी पहननी होगी। अगर मैं लाल टोपी पहनूंगा कबीले वाले मुझे दोस्त समझेंगे, वरना मेरी ये सफ़ेद चमड़ी देखकर उन्हें लगेगा मैं कोई अंग्रेज़ हूँ और पकड़कर अंग्रेज़ों को वो बहुत ज़्यादा पीटते हैं। उनके रिवाज है, अगर साल में एक बार अंग्रेज़ों को पीटा जाए तो भगवान उन्हें उन्नति देता है। मैं वो लाल टोपी पहनकर अगले वाले कबीले तक पहुँच गया। अब उससे आगे वाला जो जंगली इलाका था ना, वो ठाकुर साहब का था। कई एकड़ वाली ज़मीन उन्होंने खरीद रखी थी। सस्ते में खरीदी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैसे फिर भी लगाने पड़े थे। वहाँ पर एक कबीला, जब मैं पहुँचा मेरी तरफ भाले तान दिए थे उन्होंने, लेकिन लाल रंग की टोपी देखकर उन्होंने वो भाले नीचे की तरफ कर दिए और मुझे गले से लगाया। वहाँ वो मेरे लिए मछली गर्म करने लगे थे जो उन्होंने पास के तालाब से पकड़ी थी। उसे भून रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे। मैं उनसे बातें करते हुए पूछने लगा, आखिर उस छलावे को कैसे कैसे हराया जा सकता है, उस छलावे को ज़मीन से कैसे भगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, तुम पागल हो, वो कोई छलावा नहीं है, वो एक अजीब सा जीव है। अब मैं हैरान, मैंने कहा जीव है क्या है, पिशाच है? उन्होंने कहा नहीं, वो कुछ और है। अब उनका कहना था कि वो एक जिन है जो सब कुछ कर सकता है किसी को मारने के लिए। मैंने कहा ये जिन कहाँ से आ गया? वो या तो छलावा होना चाहिए, प्रेत होना चाहिए, वो डायनो वाली कहानी और वो पिशाच वाली, आप और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस ये मान लो, जितने लोग उसे जानते हैं हर किसी के पास अलग कहानी होती है। वो कितना खतरनाक हो सकता है क्या तुम जानते हो?
हम उसे वो जिन्न कहते हैं, कुछ लोग उसे पिशाच कहते हैं, कुछ वहाँ डायनों की कहानियाँ भी बताते हैं। बाकी आगे जाने के बाद तुम खुद महसूस कर सकते हो। उन्होंने भी आधी रात को मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था और मुझे लगा उस ज़मीन तक मैं नहीं जाऊंगा रात के वक्त, मैं जाऊंगा दिन के वक्त। ये सोचकर उनके पास ही मैं रुक गया और पूरी रात वो कबीले वाले मुझे डराते ही रहे, नई नई बातों से डराते रहे, नई नई कहानियों से डराते रहे। 90 साल पुरानी कहानियाँ, कैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे और छलनी होकर गए थे। कहते हैं अंदर एक मशीन गन है जो बाहर की तरफ चलने लगती है जब कोई अंग्रेज़ वहाँ पर जाता है। अब मुझे देखकर भी वो कह रहे थे, क्या तुम सच में इंडियन हो ना? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम अंग्रेज़ लगते हो, बच कर रहना। अब एक और बड़ी मुसीबत थी मेरे सर पर। मैं सच में अंग्रेज़ जैसा लगता हूँ, बिल्कुल सफ़ेद, वो बीमारी के कारण। और अगर उस जीव को भी ऐसा ही लगा कि मैं अंग्रेज़ हूँ तो वो अंग्रेज़ों को तो मार देता है, मुझे भी मार देगा। फिर मैं क्या करूँगा? उनसे पूछा था कि उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और वो कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। कई बार वो कबीले वाले उस ज़मीन तक पहुंच जाते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं करता, इसीलिए वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। अब मैं उस ज़मीन की चारदीवारी करने के लिए गया था। उन्होंने कहा सतर्क रहना। मैं डर गया। रात को लगभग 3 बजे मैं सोया था। सपने में मुझे भयानक भयानक पकौड़े वाले वो दानव दिखे, पनीर के पकौड़े वाले दानव, जो मुझे कह रहे थे तेरी बहन की शादी नहीं होगी। इसके बाद वहाँ पर वो पिशाच, वहाँ पर वो जिन। कभी मुझे कुछ और नज़र आता, कभी डायने नज़र आती। सपना इतना डरावना था कि सुबह जब मैं 8 बजे उठा, हड़बड़ी में उठा था और मेरे साथ वो जो बूढ़ा आदमी सोया हुआ था वो भी डर गया। वो लोग 10 बजे उठते हैं लेकिन मैंने उन्हें इतनी जल्दी उठा दिया था। वो चिढ़े हुए थे और मुझे उन्होंने जाने के लिए कह दिया। मैं चल पड़ा अपने रास्ते की ओर। अब सामने वो ज़मीन थी जहाँ पर वो जीव रहता है। कैसा है, क्या करता है, अब अपनी आँखों से देखूंगा। मैंने सोचा हुआ था वहाँ पर मैं काम करूँगा और उसके बाद इस कबीले में आ जाया करूँगा, यहाँ आकर सो जाया करूँगा। इस तरह से काम भी हो जाएगा। बाकी रही बात उस पिशाच को भगाने की, वो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उससे बात करने की कोशिश करूँगा अगर वो मौजूद हुआ। अगर किस्से और कहानियाँ ही हुई तो मुझे कुछ नहीं होगा, कह दूंगा मैंने भगा दिया। अब मैं धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ आगे की तरफ बढ़ रहा था। 4 घंटे लगे थे मुझे वहाँ पहुँचने में। जब मैं उस झंडे वाली जगह पर पहुँचा जहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ठाकुर साहब का नाम लिखा हुआ था और ये बिल्कुल बीच वाली जगह थी। ये पूरा इलाका ठाकुर साहब का है और मैं बड़े से बैग को खोलकर अब देखने लगा। सामान निकालता हूँ, बड़ी सीढ़ी निकालता हूँ। यहाँ पहले तो काट कर ना छोटा सा झोंपड़ा बनाना है, पत्थरों से छोटा सा घर बनाने की कोशिश करूँगा। पास में ही सीमेंट की कई बोरियाँ पड़ी हुई थी, पास में ही कई सामान पड़े हुए थे जिससे दीवारों को खड़ा किया जा सकता है। अब इतना सामान तो यहाँ है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो बेवजह ही इतना बड़ा बैग उठाकर लेकर आया। सामान तो सभी यहाँ पर मौजूद है। मैं अब उन फट्टों में कीलें गाड़ गाड़ कर जल्दी से एक छोटा सा झोंपड़ा बनाना चाहता था जहाँ पर मैं रह पाऊँ। मैं वापस 4 घंटे क्यों चल कर जाऊँ जब मैं यहीं पर रह सकता हूँ। पूरा दिन मैंने बस यही काम किया, झोंपड़ा बनाने का काम, आसपास ईंटें टिकाने का काम। उस झोंपड़े में भी मैंने सीमेंट से कई ईंटें जोड़ दी थी। यकीन कीजिए ज़िंदगी में इतना काम मैंने कभी नहीं किया और इसके 3 पैसे भी मुझे मिलेंगे। बाकी मैं ठाकुर साहब से अलग से भी मांग सकता हूँ। पूरा दिन काम करता रहा और जब रात के 8 बजे थे मैंने अंदर सामान रखना शुरू कर दिया। खाने पीने का सामान। मैं वो 3 कमरे बना चुका था जो आसानी से बन गए। आधा काम तो जैसे पहले से हुआ पड़ा था। सामान रखते रखते 8:30 हुए और उसके बाद मैं थका हुआ वहाँ नीचे मिट्टी पर ही लेट गया था। भले ही मैंने झोंपड़ा तो बना दिया था लेकिन ज़मीन तो मिट्टी वाली ही थी। वहाँ कोई बेड नहीं था, नीचे ही कुछ फट्टे रखकर उस पर सोने का प्रोग्राम था, लेकिन थका इतना कि मिट्टी पर ही लेट गया। दरवाज़ा बना दिया था मैंने ताकि कोई जानवर अंदर ना आ पाए। अब 4 दीवारी का काम करना है, चारों तरफ निशानियाँ लगानी है,
सामान यहाँ पर पता नहीं कैसे पहुँचाया गया होगा, लेकिन बाकी काम तो मैं करूँगा ही ना। अब अंदर बैठा हुआ था, बाहर से चलने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जानवर हो। कौन सा जानवर है वो मुझे देखना था। मैंने 2 खिड़कियाँ बनाई थी। अब वो खिड़कियाँ भी 5-5 इंच की थी, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ पाए, मैं बाहर झांक पाऊँ। जैसे ही एक तरफ मैंने झांक कर बाहर देखने की कोशिश की, वो चांद की रोशनी काफ़ी कम थी। आज जैसे आधा चांद निकला हुआ था, इसीलिए पता नहीं लग पा रहा था कि वो कदमों की आवाज़ जो सामने से आ रही है वो किस जानवर की है। जब उस पेड़ के आगे से निकला तो उस पर थोड़ी सी रोशनी पड़ी। ये कोई जानवर नहीं था, ये एक इंसान था, 2 पैरों पर चलता हुआ। और मुझे खुशी हुई, ये किसी कबीले का आदमी होगा। अरे यहाँ कबीले के आदमी आते हैं, अब उनके लिए 2-4 घर यहाँ पर बनवा ही देता हूँ। ऐसा करूँगा, यहाँ पर वो रहना शुरू हो जाएंगे ना, तो लोगों का डर खत्म होगा। फिर बाहर से कई मजदूर यहाँ आ पाएंगे। अब पूरा का पूरा गांव बसा देना है यहाँ पर, उसके बाद डर का काम ही खत्म हो जाएगा। ये सोचा हुआ था और मैं आवाज़ लगाकर उसे इस तरफ बुलाना चाहता था। मैंने आवाज़ लगाने की जैसे ही कोशिश की, बस मेरे होंठ हिलने ही वाले थे, वो थोड़ा और आगे आया था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, ये उसकी चमड़ी ही अजीब सी थी। सामने खड़ा और उसके पीछे छोटे छोटे पंख से दिख रहे थे। मुंह नहीं था उसका, बस आंखें थी डरावनी सी। ये एक पिशाच था। मैंने कहानियां सुनी हैं, ये पिशाच है, कोई छलावा नहीं। अब उस पिशाच को देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली। ये तो सच है, लेकिन उसने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी, असली पिशाच है, ये मुझे जानना था। वो सामने खड़ा हो गया था, इस तरफ एक टक लगाकर देखे जा रहा, और मैंने अपनी मुंडी नीचे की तरफ की, क्योंकि उसकी आंखों में देखना नहीं चाहिए जो डरावना हो, जो भूतिया हो। आंखें नीचे कर ली मैंने। मैं उस छेद से बाहर की तरफ देख रहा, वहीं पर खड़ा हुआ था वो। उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठाई, कुछ बोला नहीं वो। अब तक उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन एक झटके से वहां से वो गायब हो गया। मैंने अपनी मुंडी ऊपर की तरफ की, उस छेद से बाहर देखा, कहाँ गया वो? इस तरफ गया या उस तरफ गया? मैंने दोनों तरफ देखने की कोशिश की, वो नहीं दिख रहा था। फिर मैं जैसे ही बाहर अपनी मुंडी निकाल कर देखना चाहता था, वो दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। ये हल्की सी ठक ठक की आवाज़ थी। मैंने अपनी मुंडी अंदर की तरफ की और डर कर आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है? मैंने बस ये कहा था, जवाब कोई नहीं आया। फिर से दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। यकीनन ये वही पिशाच होगा। अब घर के अंदर नहीं आने दे सकता, कीलें अच्छी तरह से ठोकी हैं मैंने, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। इसके बाद दोबारा उसने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने अंदर से कह दिया, चले जाओ, चले जाओ, यहाँ से जाओ, मैं दरवाज़ा खोलने वाला नहीं। मैं डर गया था, इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, आज पता लग गया ये चीज़ें होती हैं। मैं कभी नकारा नहीं करता था, पूरी तरह से माना नहीं करता था। मैं सोचा करता था, कभी मेरे सामने भूत आया फिर मैं मान लूँगा। मैं तो भगवान पर भी भरोसा नहीं करता था, बस ये कहा करता था डर के मारे, अगर कभी भूत आ गया ना फिर मान लूँगा सब चीज़ें सच होती हैं। आज हर चीज़ सच लगने लगी थी। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं थी मेरी। फिर वो दरवाजे को खरोंचने लगा। ये तेज़ खरोंचने की आवाज़ें आ रही थी, साथ में ठक ठक की आवाज़ें, जैसे वो उस दरवाजे को फाड़ना चाहता हो, लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं। खरोंचता गया, वो खरोंचता गया और मैं अंदर से चीखें मारता गया, भाग जा, भाग जा, छू छू। मैं डर रहा था, कांप रहा था। मुझे पता है पिशाचों को ऐसे थोड़े ना भगाया जा सकता है। उस दिन तो हनुमान चालीसा तक याद नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, डरा हुआ था। बहुत देर उसने खरोंचा, उसके बाद आवाज़ आना बंद। फिर छेद के बिल्कुल सामने वो पेड़ के पास खड़ा हुआ, उंगली ऊपर की तरफ की हुई थी उसने। वो इस तरफ झांके जा रहा और फिर एक एक कदम पीछे हटाता हुआ वहाँ से अंधेरे में चला गया। मुझे लगा वो चला गया। अब मैं ज़मीन पर बैठ गया था, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी और मैं सोच रहा, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। यहाँ आने वाले लोगों को वो मार देता है और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कहीं मुझे कोई अंग्रेज़ तो नहीं समझ रहा।
मुझे नोच नोच कर मार तो नहीं डालेगा। हिम्मत देखिए मेरी। टॉर्च लेकर बाहर निकला था। मुझे डर था उसने दरवाज़ा फाड़ तो नहीं दिया। दरवाजे को जल्दी से रिपेयर कर देता हूँ, बाहर से फट्टे लगा देता हूँ ताकि दोबारा आए उससे पहले ही फट्टे लगे होंगे, वो अंदर नहीं घुस पाएगा। दरवाज़ा खोला मैंने, सामने फट्टे चिपका दिए। उसके बाद मैं जैसे ही दरवाजे को रिपेयर करने वाला था ताकि उन फट्टों के कारण कोई अंदर नहीं आए और मैं दरवाजे पर भी फट्टे चिपका दूं, मैंने देखा दरवाजे को उसने इसलिए नहीं खरोंचा था कि वो दरवाजे को फाड़ दे। उसने दरवाजे को इसलिए खरोंचा था ताकि वो लिख पाए जो वो लिखना चाहता था। उस दरवाजे पर एक स्लोगन था, सुना सुना सा स्लोगन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये लिखा हुआ था उस दरवाजे पर। और जल्दी से मैंने फट्टे लगाए, सामने दरवाजे वाले फट्टे खोले और दरवाज़ा लगाकर अंदर आ गया। अब दिल की धड़कन धक धक किए जा रही और मैं सोच रहा जो लिखकर वो गया है उसका मतलब क्या है। पहले मुझे लगा था उसने लिखा होगा मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, लेकिन नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो ये लिख कर गया था। अब मैं एक कमरे में आकर बैठ गया था। उसके बाद एक दीवार पर ठक ठक की आवाज़ आने लगी, ज़ोर ज़ोर से ठक ठक की आवाज़ और खरोंचने की आवाज़। हर जगह से आवाज़ें ही आवाज़ें आई जा रही थी। वो कभी छत पर चढ़ जाता, कभी किसी दीवार पर। आज नया नया तो फट्टों से घर बनाया था छोटा सा, इसमें भी जैसे वो घुसने की कोशिश कर रहा। बहुत ज़्यादा उसने खरोंचा था। फिर वो छेद के सामने खड़ा हो गया, उंगली मेरी तरफ किए हुए। वो इशारा कर रहा था, फिर अंधेरे में गायब। मैं बाहर निकला देखने के लिए। मुझे पता था पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा। दीवारों पर लिखा हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हर फट्टे पर खरोंचा हुआ, कई जगह पंजे के निशान, जगह जगह ये लिखा था। और अब वो अंधेरे से आया और उसने उंगली मेरी तरफ की। मैं डरकर अंदर आ गया। अब लग रहा था वो मुझे भगाना चाहता है। अगर आज रात मैं यहाँ पर रुका ना, वो मुझे मार देगा। शायद वो मुझे मार देगा। दरवाज़ा खोलकर जो मैं भागा वो वहीं पर खड़ा था, उंगली मेरी तरफ। मैं आगे आगे जाए जा रहा, उसकी उंगली मुड़कर मेरी तरफ होती जा रही। तेज़ी से भागा था मैं, बहुत दूर तक निकला। इतनी तेज़ भागा, इतनी तेज़ भागा, आधी रात तक मैं उस कबीले तक पहुंच गया था। हाँफता थका, और उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया, मिला ना तुम्हें वो? मैंने कहा हाँ मिला। उन्होंने कहा अब दोबारा वहाँ मत जाना। मैं वहीं रुका था उस रात। और सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली, एक तो उस पिशाच का सपना बार बार डरा रहा था, दूसरा वो डरावना सा पकौड़े वाला जीव, पकौड़े वाला दानव, उसके सपने आए जा रहे थे। और वो सपने शायद मुझे याद दिलाने के लिए थे क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ, बहन की शादी के लिए। फिर मैंने कुछ सामान इकट्ठा किया, उनसे धनुष ले लिया, तीर ले लिए ताकि इस बार मैं उस पर वार कर पाऊंगा। 2 भाले ले लिए। इन हथियारों के ज़रिए फिर से मैं बढ़ चला उसी जगह पर। जब मैं उस जगह पहुंचा, वहाँ वो झोंपड़ा मौजूद नहीं था। बिखेर डाला था उसने, तोड़ डाला था उसने। और अब मैं समझ गया वो कितना शक्तिशाली है। सब कुछ तोड़ दिया उसने। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल भी आ रहा, क्या वो असली पिशाच ही है, या हो सकता है इस कबीले वाले लोगों ने इस तरह कपड़े बना रखे हों डराने के लिए। अगर तोड़ना चाहता मेरे सामने भी घर को तोड़ सकता था। उसने नहीं तोड़ा। मैं डरा हुआ था। बस एक ही तो मुझे नजर आ रहा था, हो सकता है कबीले वाले चालाक हों। आज तो पता लगाना होगा। धनुष और तीर लेकर आया हूं मैं। बाकी हथियार मेरे बैग में भी हैं। अब वो हथियार भी मैंने निकाले। जो घर उसने तोड़ा था उसे जल्दी रिपेयर किया जा सकता था। फट्टे मैं लगाता गया। ये इंटरलॉकिंग वाले फट्टे थे, जल्दी से जल्दी एक दूसरे से चिपक जाते और उससे घर जल्दी ठीक हो गया। लगभग 12 बजे मैंने फिर से वो घर बना दिया। कीलें ठोक दी, इस बार मजबूत भी कर दिया। आसानी से तोड़ा ना जा सके ऐसा बना दिया। अब मुझे लगा उस पिशाच को फंसाने के लिए भी दिमाग लगाना होगा। मैंने चारों तरफ जाल बिछाने का प्लान बनाया। भाला टांग दिया ऊपर, जहाँ पर वो खड़ा होता है ना उसके ऊपर भाला टांगा।
अब उसकी रस्सी जो पतली तार से जुड़ी थी वो घर के अंदर मैंने बटन से जोड़ दी। अब मैं बटन को दबाऊंगा वो तार खिसक जाएगी, उससे वो भाला ऊपर से नीचे गिरेगा। पास में मैंने पत्थरों का बोरा टांग दिया। अब वो बोरा ऊपर लटकाया था पेंडुलम की तरह। वहाँ खड़ा तो हो जाए, पेंडुलम की वो रस्सी छूटेगी और उसकी मुंडी को तोड़ के रख देगी। दरवाजे के पास आता है ना, दरवाजे के नीचे मैंने खड्डा खोदा। नीचे कई छुरियां, कांटे, कांच ऊपर की तरफ करके बिछा दिए। कई भाले जो वहाँ लकड़ी को छील कर बनाए नीचे कर दिए। उसके ऊपर मैंने तारें बिछाई, फिर घास रखा, मिट्टी ऐसे बिछा दी ऐसा लग ही नहीं रहा था नीचे जाल है। ऐसा लग रहा था साधारण मिट्टी होगी। वजन पड़ता उस पर और भाले उसके कहाँ कहाँ गड़ जाते, वो चीखे मारेगा। कबीले वाला हुआ तो पता चल जाएगा किससे पाला पड़ा है। जाल मैंने ऐसे ऐसे बिछा दिए थे जो मैं बता तक नहीं सकता। ये प्लान तगड़ा था, किसी को बताना नहीं था मुझे। रात का इंतजार किया मैंने। अब आ तुझे बताता हूँ कौन सा पिशाच है। उसके बाद जैसे ही 9 बजे मैं अंदर सेब खा रहा था और बाहर से एक आवाज़ सी आई। ये चलने की आवाज़ थी, ये लकड़ी के किसी पेड़ से टकराने की आवाज़ थी। ये आवाज़ बार बार आती जा रही थी और मुझे लगा वो करीब आ रहा है। छेद से देखा था मैंने बाहर की तरफ, वो सामने खड़ा था और मेरा हाथ बटन की तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल वहाँ खड़ा है जहाँ पर मैंने भाला रखा हुआ है। ऊपर से भाला इसकी खोपड़ी में टकराएगा ना, अंदर घुस जाएगा। ये सोचकर मैंने बटन दबाया। उसके सर पर जैसे ही भाला टकराया, वो तीखा भाला था। आपकी खोपड़ी में टकराएगा ना, शायद मर भी जाएं, शायद बहुत दर्द हो। उसकी खोपड़ी पर वो टकराया, उसके बाद एक तरफ गिर गया। वो हिला तक नहीं, जैसे उसे कोई फर्क पड़ता ही ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पास के उस रस्सी को जब खींचा, सामने से पेंडुलम वाला वो बड़ा सा बोरा जिसमें करीबन 25 किलो पत्थर भरे हुए थे, वो पेंडुलम अब उससे टकराएगा ना तो नदी के पार जाकर गिरेगा। जैसे ही वो पेंडुलम उससे टकराया, वो गिरा एक तरफ, लेकिन बस 1-1.5 फुट ही। उसके बाद वो उठा। अब उसे चोट लगी थी और वो बहुत गुस्से में। वो अब 2 पैरों पर नहीं भाग रहा था, 4 पैरों पर इस तरफ भाग कर आया था और छेद से हाथ अंदर घुसाकर मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश कर रहा। मैं पीछे वाली दीवार से सट गया। जैसे ही वो वहां से गायब हुआ, मैं डरा हुआ कहाँ गया। जहां मैंने पीठ सटाई हुई थी ना, पीछे खुरचने की आवाज़, बहुत जोर जोर से ठक ठक की आवाज़। उसके बाद वहां से मैं हट गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी। फट्टे को चीर डाला था उसने अपने नाखूनों से, फाड़ डाला था उसे, कीलें निकल गई और एक फट्टा निकल चुका था और अंदर घुसने की उसकी कोशिश। हाथ में मेरे वो भाला जिसको मैं जोर जोर से उसकी गर्दन में घुसाने की कोशिश कर रहा। उसे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन कई जगह उसके नर्म था मांस। वहाँ पर भाला थोड़ा उसे चुभ रहा। अब 2-3 वार हुए, उसके बाद वो पीछे हो गया, वहाँ से गायब। अब मैं सोचने लगा, ये भाला तो काम करता है, नोक काफ़ी ज़्यादा तीखी है। वो जो भाला सर पर टकराया ना, वो हल्का था, इसीलिए ज़्यादा असर नहीं किया। इसकी खोपड़ी सख्त है, लेकिन गर्दन से नीचे छाती कमज़ोर है, वहाँ वार करने हैं। इसके बाद वो दरवाजे के पास आया, यानी कि वो फंसने वाला है। जैसे ही वो मिट्टी के खिसकने की आवाज़ आई, मुझे लगा फंसा, भाले में फंस गया होगा। ऐसा ही हुआ। दरवाजे की एक छोटी सी दरार से मैंने बाहर देखा। एक भाला उसकी टांग में था, एक दूसरी टांग में। बाकी 2 भाले कहाँ पर थे मैं बता नहीं सकता। ये बच्चों का कंटेंट नहीं है। जैसे ही मैंने दीवार की दरार से देखा, एक भाला उसकी टांग में घुसा हुआ था, एक दूसरी टांग में, और 2 भाले जो मैंने पीछे रखे हुए थे वो कहाँ घुसे थे मैं बता नहीं सकता। इस वीडियो को बच्चे भी सुन रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तब उन भालों को वो खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा और तब भी उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैसे वो शांत था, तब ध्यान से करीब से उसका मुंह देखा था मैंने। मुंह उसका सिला हुआ था, ऐसा लग रहा था होंठ चिपके हों। वो दर्द से सर तो हिला रहा, मुंह नहीं खुल रहा था उसका, बंद था, बस तड़प रहा।
उसके बाद भाले उसने अपने शरीर से निकाले और उसके शरीर के अंदर से जैसे खून भी टपक रहा। इसी के साथ उसका गुस्सा, उसने अपने नाखूनों से दरवाजे को फाड़ डाला था। मैं पीछे वाले कमरे में छिप गया। जो दरवाजे को फाड़ सकता है वो मेरा क्या क्या फाड़ डालेगा। मैं बस डरा हुआ, इसीलिए मैं पीछे से घूमकर दरवाजे से बाहर। अंदर से उसने इतनी बार नाखून मारे कि पूरा का पूरा झोंपड़ा नीचे जा गिरा था। अब वो जख्मी था, गुस्से में था, तो मैंने भागने में समझदारी समझी। अब पीछे कबीले की तरफ नहीं भाग सकता था मुझे आगे की तरफ भागना था, उल्टी तरफ और घने जंगल में, यानी कि मुश्किल बढ़ने वाली है। लेकिन बचने के लिए मैंने जो भागना शुरू किया, आगे की तरफ मैं भागता गया। मैं इतनी तेज भाग रहा था कि मुझे सांस चढ़ने लगी और वो मेरे पीछे पीछे। कभी किसी पेड़ पर चढ़ता लेकिन गिर जाता। वो जख्मी था, शायद जो वो करना चाहता था कर नहीं पा रहा था। मैं आगे आगे बड़ा तेज एक खंडहर में पहुंचा। यहाँ कई घर थे बिना छत वाले। मैं उन घरों के अंदर छिपना चाहता था, लेकिन उन दीवारों पर मैं हाथ लगा लगा कर महसूस कर रहा। भारत का झंडा हर तरफ बनाया हुआ था। दीवारों को खरोंच खरोंच कर कई दीवारों पर लिखा हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो। कई जगह पर स्लोगन्स लिखे हुए थे। ये पुराने स्लोगन्स लग रहे थे, जैसे आज़ादी के हों। ज़्यादातर जो लाइंस लिखी हुई थी वो भी ऐसी थी जो पुराने ज़माने में लिखी जाती थी। ये जो भारत का झंडा भी बना हुआ था, ये बीच में अशोक चक्र नहीं था, बल्कि चरखा बना हुआ था। भारत का पुराना झंडा ऐसा ही हुआ करता था ना। हर जगह ऐसी निशानियां, ऐसे स्लोगन्स, पुराने पुराने। मुझे लग रहा था ये काफ़ी पुराना है ना, अंग्रेज़ों के शासन का है। हो सकता है इसकी दुश्मनी अंग्रेज़ों से हो, इसीलिए यहाँ पर ये अंग्रेज़ों को मार डालता है। लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरी बीमारी के कारण ये मुझे अंग्रेज़ समझ रहा होगा। मैं एक बड़े से घर के बीच में पहुंच गया। इसकी छत थी, अंधेरा था। मुझे लगा यहाँ पर मैं छिप सकता हूँ, लेकिन अंदर चलने की आवाज़ें आने लगी, गूंजने लगी। वहाँ कई खिड़कियाँ थी जिनमें कांच नहीं था। चांद की रोशनी अंदर तक आ रही थी, कुछ कुछ नज़र आ रहा था। और यहाँ हाथ लगाने पर दीवारों पर महसूस हो रहा इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ। हर जगह इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ। जैसे ही उसके पीछे वाले इलाके में पहुंचा, वो बड़ा खुला कमरा जिसकी छत नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, भारत के झंडे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो हर तरफ लिखा हुआ। दरवाजे पर वो पिशाच आकर खड़ा हो गया। मुझे वो पिशाच नहीं, मौत लग रही थी। अब लगा मैं नहीं बचने वाला। इसे तो जख्मी भी किया है, मैं अंग्रेज़ जैसा भी दिखता हूँ, बचने का कोई चांस नहीं है। वो अपने नाखूनों को फैलाता हुआ, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आगे बढ़ता हुआ जैसे ही मेरे करीब आया, उसने नाखून से एक दीवार पर इंकलाब जिंदाबाद लिखा था और नीचे से मैंने बिहारी में कहा था, हमार का कसूर, का किया हमने? और किसी पिशाच की फटी हुई कभी आंखें देखी हैं? तब देखी थी मैंने। हैरान था वो। मैं बिहारी में उसको कह रहा मुझे छोड़ दो, और उसकी फटी हुई आंखें। वो वार तो करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को जैसे रोक लिया। बार बार अपनी मुंडी हिलाकर मेरी तरफ देखे जा रहा। फिर उसने दीवार पर अपने एक नाखून से लिखा था, तूने बिहारी कैसे सीखी? मैंने कहा, बिहारी कैसे सीखी? हम तो बचपन से बिहारी बोलता हूँ, हम दरभंगा का हो। वो और ज़्यादा हैरान, और उसके बाद फिर से उसने खरोंच कर लिखा, तू तो अंग्रेज़ है, तुझे इतनी अच्छी बिहारी कैसे आती है? मैंने कहा, मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये बीमारी के कारण मैं सफ़ेद हो गया। वो हैरान परेशान मुझे देखे जा रहा, और वो जैसे मुझ पर वार तो करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने दीवार पर लिखा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं भी मजबूर हूँ, भाग नहीं सकता। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा,
वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने समय से तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं, इतने में हर कोई भाग जाता है, तुम नहीं भागते। ये वो लिखता जा रहा था। गूंगा पिशाच था वो, गूंगा पिशाच। बोल नहीं पाता था, लिखना पड़ता था उसे। फिर उसने कहा, तुम अंग्रेज जैसे दिखते हो, हमारे बहुत काम आ सकते हो। अंग्रेज़ों में घुसकर तुम नुकसान पहुंचा सकते हो, आज़ादी दिला सकते हो। जब उसने ये लिखा मैं सर को खुजाने लगा था। कौन से अंग्रेज़ों में घुसूं मैं? कौन से देश को आज़ादी दिलाऊं? अफ्रीका को आज़ादी दिलाऊं या इंग्लैंड को आज़ादी दिलाऊं? मैं बोल पड़ा था, भाई कौन सी आज़ादी? आज़ाद हुए हमें 75 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। ये सुनते ही उसकी जो फटी हुई आंखें थी ज्वालामुखी की तरह और ज़्यादा फट गई। तब उसने लिखा, भारत आज़ाद कब हुआ? मैंने कहा 75 साल हो गए भाई, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तुम्हें अब तक किसी ने बताया नहीं? तब उसने लिख लिख कर कहा, मुझे पता नहीं, मैं इस जगह की सुरक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे यही कहा था कि जो अंग्रेज़ यहाँ आए उन्हें मार डालना, यहाँ लोगों की सुरक्षा करना। मैंने कहा, भाई तू कब से सुरक्षा कर रहा है? देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, अंग्रेज़ों को तो हम कब से भगा चुके हैं। अब अंग्रेज़ नहीं, अब तो अंग्रेज़ घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो हमें गुलाम नहीं बनाते, बल्कि हमारे लोग खुद उनके देश में जाकर उनके प्रधानमंत्री बने पड़े हैं। ये सुनकर वो छलांगे लगा रहा था। फिर उसके जख्म दुखने लगे। फिर वो गुस्से में आया, खुद को संभाला और मेरे पास बैठ गया। दीवारों को खुरच खुरच कर वो लिखता जा रहा था। हम इस तरह से बातें कर रहे थे। तब मैंने उसको कहा, भाई तेज तो नाखून है तेरा, मुंह को फाड़ डाल, तू बोल पाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं एक शाप से बंधा हूँ, बोल नहीं सकता, लिख कर बात करना चाहूँगा। और मैंने सबको डराया, सबको भगाया। कुछ को डराया नहीं, बात करना चाहता था, वो डर कर भाग जाते। तो पहला है इतने समय में जो लिख कर बात कर पाया है मुझसे। मैं सुरक्षा करता हूँ, मारना नहीं चाहता था, बस उन अंग्रेज़ों से बदला लिया। अगर पता होता ये सब हो गया है तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तब मैंने उसको भी बताना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी में पकौड़े बनने हैं, वो पनीर के पकौड़े। मैं बहन की शादी के पकौड़े के लिए आया हूँ, ये ज़मीन को तुझसे खाली करवाने के लिए। यहाँ हम फैक्ट्री लगाएंगे, उससे सामान बनेगा, फिर हिंदुस्तानियों में वो सामान बंटेगा, इससे हम भी पैसे कमा पाएंगे। और ये बात सुनकर वो मुझसे ज़्यादा खुश था। अब वो चाहता था कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे, काम करें, हिंदुस्तानी आएँ, चीज़ें बनाएं। वो पहले डरता था कि अंग्रेज़ ये काम करवा रहे हैं। जब से उसे पता लगा कि देश आज़ाद है, हम करवा रहे हैं, वो चाहता था कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे और वो सबकी सुरक्षा करेगा। फिर मैंने उसको ये भी कह दिया था कि तुम लोगों को डराते हो, नज़र आते हो, इसी से परेशानी होती है। और मुझे सौदा ये दिया गया है कि तुम्हें यहाँ से भगाना है, तुम्हें यहाँ से दूर करना है, फिर यहाँ पर फैक्ट्री लग पाएगी। और उसने कहा वो दूर नहीं जा सकता, हर रात वो यहीं पर घूमता है, ये शाप के कारण है। ना वो बोल सकता है, ना वो यहाँ से दूर जा सकता है, वो यहाँ पर कैद है और यहीं पर रहेगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें मैं कैद से छुड़वा दूँ फिर? उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो भी ऐसा नहीं कर सकता, ये मुश्किलों से और भी ज़्यादा भरा हुआ है। उसने कहा, यहाँ से काफ़ी दूर एक मंदिर है और वहाँ पर समय समय पर पुजारी बदलते रहते हैं। मुझे कहा गया था जब सही समय आएगा वहाँ का पुजारी मुझे इस कैद से छोड़ देगा, लेकिन वो पुजारी यहाँ छोड़ने के लिए कभी नहीं आए। वहाँ मंदिर की दीवारों पर ये लिखा होगा कि मुझे आज़ाद करना है और आज़ाद उस मंदिर का पुजारी ही कर सकता है, लेकिन कोई करने आता ही नहीं। मैंने कहा, मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, तुम्हारा काम मैं कर सकता हूँ। वो खुश था। उसके बाद वहाँ से मैं चल कर गया था उस मंदिर की ओर। 8 घंटे लगे थे मुझे उस घने जंगल के बीच से चलते चलते उस गांव तक और वहाँ के वो बड़े मंदिर तक। और उस मंदिर के पुजारी से सुबह सुबह मिलकर मैंने आग्रह किया था
चलिए मेरे साथ, आज़ाद कीजिए एक पिशाच को ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। और तब उस पुजारी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो इस मंदिर के पुजारी बनते हैं और उन्हें किताबों में लिख कर बताया जाता है। एक शाप जो उस पिशाच को दिया गया था वो सुरक्षा का दिया गया था, लेकिन लोगों को मारने के लिए नहीं कहा गया था। उसने जब से एक भी इंसान को मारा है तभी से मंदिर के पुजारी उसे ना छोड़ने के लिए प्रतिबद्धित हैं। वो हमेशा कैदी रहेगा। मैं तब पंडित के पांव पड़ गया था। मैंने कहा उसे आज़ाद कीजिए, मेरी बहन की शादी इसी से जुड़ी है। मेरी बहन की शादी कैसे होगी? पनीर के पकौड़े का सारा सच मैंने उन्हें बता दिया था। और वो पुरानी किताबें जो परिवार दर परिवार उन्हें दी जाती थी उस पिशाच से जुड़ी, जिसे वो पढ़ भी नहीं रहे थे। पढ़ना शुरू किया 2 घंटे और वहाँ लिखा था जितने लोगों को उस पिशाच ने मारा है उतने कोड़े उसे मारे जाएंगे। उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगा, मुंह भी खुलेगा, ज़मीन से भी आज़ाद होगा। वो इसके बाद साधारण शक्तियों वाला एक अच्छा गुणी शक्तिशाली इंसान बनेगा। वो पिशाच योनि से बाहर निकल आएगा। और मैं खुशी खुशी वापस पहुंचा, उसे यही बताया और इसके बाद वो मानने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा बहन की शादी पकौड़े तुझे करना होगा, और वो कह रहा नहीं, मैं कोड़े नहीं खा सकता, ये शरीर दर्द नहीं सह सकता, तूने पहले भी जख्मी किया है, मैं नहीं खाऊंगा। वो मान नहीं रहा और मैंने उसको कहा तू कितना बुरा है, अंग्रेज भाग चुके हैं, अब यहाँ क्यों कैद है? तू बुरा है, इसका मतलब तेरी सोच अलग है। इतना ज़्यादा जलील किया मैंने उसे कि वो उस हद तक पहुँच पाया। वहाँ पर मैं वो पुजारी को लेकर आया। पुजारी के पास एक कोड़ा था। वो हंटर के ज़रिए मारना चाहता था उस पिशाच को, और उसके बाद उस पिशाच ने कहा नहीं, ये लड़का मारेगा, बहादुर। पंडित ने मेरे हाथ में कोड़े पकड़ा दिए और वो पिशाच अपनी ज़बान से नाम लेकर बोलता किसे किसे मारा है, और मैं उसे कोड़े मारता, लेकिन उसका मुंह तो खुल नहीं रहा था। वो नाम कैसे लेता? तो वो उंगली खड़ी करने लगा, नंबर गिनाने लगा। पहला नंबर, पटैक उसकी पीठ पर कोड़ा मारा और वो तड़पने लगा। उसने दूसरी उंगली उठाई, पटैक दूसरा कोड़ा। वो उंगलियां उठाता जा रहा, मैं कोड़े मारता जा रहा। वो उंगली उठाता जा रहा, मैं कोड़े मारता जा रहा। 51 तक गिनती गई थी। फिर मैं कोड़ा मारने ही वाला था, तभी उसने हाथ ऊपर किया और मुझे रुकने को कहा। 51 लोगों को मारा था, जिसमें 3 हिंदुस्तानी थे और 48 अंग्रेज। ये गिनती थी जिसे उसने मारा था सज़ा के तौर पर। तब जाकर उसके शरीर से जैसे पंख उतर गए, वो साधारण इंसान बन गया था। उसका मुंह भी अब खुल गया और एक पिशाच जो इतने सालों से कैद हो वो इंसान बनेगा। पहले शब्द क्या बोलेगा? उसने मुझे घूरते हुए कहा था, तेरी बहन का पकौड़ा। इस तरह मैंने उस पिशाच को आज़ादी दी थी और वो साधारण इंसान, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो मैं उसे अपने गांव ले आया। मेरी बहन की शादी ठाकुर साहब ने इतनी बढ़िया तरीके से करवाई थी कि मैं खुद नहीं करवा सकता था। यकीन मानिए, ज़्यादा पैसे लगे ही नहीं। आधा काम तो उन्होंने जान पहचान में करवा दिया। इतने अमीर थे, इतने बिजनेस थे कि शादी का काम भी वो करवाते थे, तो इसमें कम पैसों में मेरी बहन की अच्छी शादी की। मेरी बहन बहुत खुश थी। और वो पिशाच हमारे गांव में आज भी मजदूरी का काम करता है, लेकिन उसके पास कुछ शक्तियां हैं पिशाचों वाली, काम आसानी से करवा देता है। मैं अब मजदूरी का काम नहीं करता। एक अच्छा काम मुझे मिल गया। बहन की शादी का बोझ मेरे कंधों पर नहीं है, तो मैं अपने बारे में भी सोच सकता हूँ। मेरा एक दोस्त भी है जो कभी पिशाच था। हम दोनों मिलकर काफ़ी आगे भी बढ़ सकते हैं। वो अब यहाँ से दूर जाना चाहता है, शुरू से ज़िंदगी जीना चाहता है, और मैं खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत डरावनी कहानी थी। किस तरह से मुसीबतों से निकलकर मैंने मुश्किल रास्ते को चुना, लेकिन अंत में
सब कुछ सही कर ही दिया। यही हम सबकी जिंदगी में होता है। जो मुश्किलें आती हैं वो आपके भले के लिए होती हैं, ताकि बड़ी मुसीबत पहले ही टाली जा सके।